हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके गद्य खंड का बड़े भाई साहब का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से छोटे भाई जो लेखक हैं वो बड़े भाई की बातों को बोझ समझते हैं, उनके लेक्चर को समझते हैं कि मैं पास हो गया फिर भी मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है। बड़े भाई साहब की कक्षा के बारे में भय लगता है कि इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। अब हम आगे समझते हैं। देखिए, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। देखिए, संयोग कैसा रहा कि भाई साहब फिर फेल हो गए और जो छोटा भाई था, जो लेखक था, वो पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने किस दर्जे में अव्वल आ गया। फिर भी मैं दर्जे में तो कक्षा में प्रथम, अव्वल आना मतलब प्रथम आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मतलब छोटे भाई को भी अपने ऊपर इतना यकीन नहीं था कि मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊंगा, पर उनको फिर भी प्रथम आए तो अच्छा लगा। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, मतलब जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, पर योग संयोग ऐसा हुआ कि वो फेल हो गए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर और 4 बजे भोर से उठकर, मतलब सुबह 4 बजे उठ जाते थे और रात को 10 बजे, सोने से पहले 10 बजे तक पढ़ते थे। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, मतलब 6 से 9:30 तक जब स्कूल जाते थे उससे पहले भी उतने टाइम पढ़ते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई, जाहिर सी बात है, व्यक्ति जब दोबारा फेल हो जाता तो उनके चेहरे की चमक खत्म हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए, मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। व्यक्ति जब दोबारा फेल हो जाता तो कहीं न कहीं आंखों में आंसू, उनका दर्द बाहर आ गया और मैं भी रोने लगा। जब बड़े भाई साहब का जो दर्द देखा तो छोटे भाई भी रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, मतलब जो लेखक थे वो पास हुए थे पर उनकी जो खुशी थी वो आधी हो गई, क्योंकि उनको किस चीज का दुख था कि उनके बड़े भाई जो है वो फेल हो गए थे। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, ऐसा छोटे भाई जो है वो सोचता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया, मतलब बड़े भाई और छोटे भाई की कक्षा में कितना अंतर रह गया, सिर्फ एक क्लास का, और दोनों की उम्र में कितना अंतर था, 5 साल का। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल मतलब गलत भावना। देखो, अब लेखक यहाँ सच्चाई उजागर करता कि उस समय उनके मन में एक बात भी आई थी कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, मतलब कहीं आने वाले साल में भी अगर यदि भाई साहब फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। ऐसी मन में गंदी भावना किसके आई, छोटे भाई की। फिर वह किस आधार पर मेरी फजियत कर सकेंगे, या मुझे बेइज्जत करेंगे या नसीहत देंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। लेखक को लगा कि ये विचार बहुत गलत है, उन्होंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। लेखक को ये भी पता है कि भाई साहब मुझे डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं। भाई साहब चाहते हैं कि मेरा जो छोटा भाई है वो सही रास्ते पे चले और हमेशा आगे बढ़ता जाए, इसलिए वो मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। मतलब लेखक ये समझता है कि जो मैं आज पास होता हूँ, कक्षा में बहुत अच्छी श्रेणी से प्रथम श्रेणी में आता हूँ, तो ये मेरे भाई साहब के उपदेशों का ही नतीजा है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। जाहिर सी बात है, 2 साल लगातार मतलब फेल हो रहे थे तो कहीं कहीं उनके स्वभाव में एक नम्रता आ गई थी। वो डांटने का अधिकार, ऐसा उनको अपने आप में लगता था कि मैं डांटने का अधिकार खो चुका हूँ। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मतलब भाई साहब अपने आप में ऐसा सोचते थे। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता मतलब आजादी, लेखक की आजादी बढ़ चुकी थी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मतलब भाई साहब अगर कम डांटने लग गए थे तो लेखक उसका फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ा ना पढ़ा, ये यहाँ कुछ प्रिंट मिस्टेक है, पढ़ा ना पढ़ा मेरी तकदीर बलवान है, ऐसा लेखक मानता था। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मतलब जो थोड़े बहुत पढ़ लेते, 2 साल कंटिन्यू पास होना, प्रथम श्रेणी में जब आए लेखक, जो हम छोटे भाई की बात कर रहे हैं, उनके कहीं न कहीं हमेशा मान सकते हैं कि उनके भाव बढ़ गए थे। वो जो तो पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ते थे। मुझे कौन कौन ने उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब ये
कनकोए क्या होता है? कनकोए ने उड़ाना मतलब पतंग उड़ाना। उनको एक पतंग उड़ाने का नया शौक चढ़ा था, उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। मतलब वो पूरा समय किस में बिताते थे? पतंग उड़ाने में। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, कहीं ना कहीं फिर भी भाई साहब की इज्जत करते थे और उनकी नजर बचाकर कनकों ने उड़ाता था। मतलब भाई साहब की नजर बचाकर, मतलब भाई साहब के छुपके से जाते थे और पतंग उड़ाते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मतलब इन सब बातों का भाई साहब को ध्यान नहीं होता था। मैं भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया। मतलब कहीं न कहीं छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के लिए सम्मान था। वो चाहते थे कि मैं भाई साहब कभी भी ऐसा न लगने दूं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ। वो जो भी काम करते थे छुपके से करते थे। नेक्स्ट है, एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। मतलब बाजार में दौड़ रहे थे या बच्चों के साथ दौड़ रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था। मतलब उनका ध्यान ये नहीं था कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, किसके साथ दौड़ रहे हैं, बस ध्यान कहाँ था? आसमान में उड़ने वाली पतंग के साथ। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। और देखो यहाँ क्या बताया है कि उस पतंग में इतना चीज था कि जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर नए शरीर में धारण करने वाली हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सब जो बच्चे की टोली थी वो सब भाग रहे थे पतंग को लेने। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं। वो समतल स्थान पर दौड़े जा रहे थे और अगर कुछ होता भी उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अब उस कंडीशन में जब टोली के साथ दौड़े जा रहा था तो उस कंडीशन में किससे मुठभेड़ हो गई? मतलब किससे मुलाकात हो गई? भाई साहब से, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ ढेले के कनकोए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? मतलब तुम अब बड़ी कक्षा में आ चुके हो। बड़ी कक्षा मतलब लेखक 8वीं कक्षा में आ गया था और भाई कौन से में थे? 9वीं में थे। तो उनको वहीं हाथ पकड़ के बोलते हो तुम अब 8वीं कक्षा में आ गए, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? तुम इन बाजार मतलब इन बच्चों के साथ घूम रहे हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। मतलब अब तुम मुझसे केवल 1 कक्षा ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब ये बातें समझाते हुए भाई साहब उनको समझाना शुरू कर देते हैं। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अब यहाँ उस समय की बात करते हैं। बड़े भाई साहब की एक समय था जब 8वीं पढ़ने के बाद व्यक्ति बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करने लग जाता। मैं कितने ही मिडिल चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। मतलब दूसरे लोगों का उदाहरण देते कर बोलते हैं कि 8वीं पास व्यक्ति किस पोस्ट पर और कितने कितने लोग हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मतलब उनके हाथों के नीचे काम करते हैं जो 8वीं पास है। और तुम 8वीं में आ गए हो, अभी भी तुम पतंगे उड़ा रहे हो और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। मतलब बाजारी बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जिनके पास कुछ भी काम नहीं तो उनके साथ पतंग उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। छोटे भाई को डांटते हुए बोलते हैं, तुम ज़हीन हो। ज़हीन का मतलब यहाँ होता है कि योग्य व्यक्ति। मतलब तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह जहन किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव को की हत्या करे। मतलब तुम्हारे उस प्रभावशाली गुण का मतलब प्रभाव का क्या मतलब, तुम्हारे अंदर जो योग्यता उसका क्या मतलब कि वो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ। अब यहाँ भाई साहब क्या बोलते हैं छोटे भाई को कि तुम ये समझते होंगे कि मैं भाई साहब से सिर्फ 1 कक्षा पीछे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मतलब ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें अब भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ,
और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। अब यहाँ भाई साहब भी बोलते हैं कि अगर लास्ट आने वाले ईयर में भी अगर मैं फेल हो जाता हूँ और तुम मेरी कक्षा में आ जाते हो, हम समान एक कक्षा में भी बैठते हैं, मतलब जो परीक्षा जांचने वाले हैं परीक्षक जो है वो अगर ऐसा करते हैं और हम एक क्लास में भी आ जाते हैं तो शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। और हो सकता है कि मैं जब हम एक साथ आ जाएंगे और मैं फेल हो जाऊँ और तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझसे मतलब मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब कोई भी बदल नहीं सकता। उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, मतलब मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब मैं तुमसे ज्यादा अनुभव रखता हूं, चाहे तुम एमए और डीलिट और डीएलएड ही क्यों ना हो जाओ, मतलब कितनी भी डिग्री क्यों ना ले लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। अब भाई साहब यहाँ एक नसीहत देते हैं कि किताबें कितनी भी पढ़ लो पर समझ उम्र के साथ बढ़ती हैं। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी मतलब हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, वो उनके माँ के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कोई सी किताबें पास नहीं करी है। और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं पढ़े। उनके पिताजी, मतलब शायद वो दादा का संबोधन अपने पिता से करते थे कि दादा भी 5वीं या 6ठी क्लास से ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो चाहे कम पढ़े लिखे हों पर उनको हमेशा अधिकार रहेगा हमें बोलने का और हमें सुधारने का। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, मतलब माता पिता इसलिए बच्चों को नहीं बोलते क्योंकि वो उनको जन्म देते हैं, बल्कि उनको जीवन का अनुभव होता है और उनको हक होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में इस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी में ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो। मतलब पढ़ाई के बारे में कुछ एग्जाम्पल देते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं कि ये सारी बातें हमारे अम्मा और अब्बू को या हमारे अम्मा दादू को नहीं पता है, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। माता पिता के अनुभव के बारे में बताते हुए बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं। देव न करे मतलब ईश्वर न करे। आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब यदि किसी कारणवश मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे अभी हाथ पांव फूल जाएंगे या ठंडे हो जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा, मतलब पिताजी को खबर देने के सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराए, न बदलवा हो जाए, मतलब वो घबरा नहीं जाए। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, मतलब खुद अपनी मतलब संभालेंगे, इलाज करेंगे। उसके बाद उसमें अगर वो सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। मतलब पिताजी भेज रहे हैं वहां से, हम कैसे खर्चा चला रहे हैं ये हमें नहीं पता, पर ये किसको पता है? पिताजी को। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते। अब यहाँ 20-22 तारीख तक बता रहे हैं, मतलब जितना भेजते हैं वो 20-22 तारीख को ही वो खत्म कर देते हैं और फिर पैसे की मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा, देखिए क्या लिख रखा है कि दादा उसके आधे से मतलब दादा ने अपनी उम्र बिताई है और बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया। मतलब उन्होंने अपनी उम्र में मतलब इज्जत कमाई है और इज्जत के साथ जीवन निभाया। जितना खर्च हम कर रहे हैं उससे भी अधिक उम्र को खर्च किया है, मतलब कम खर्चे में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त किया और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। मतलब उनके परिवार में कितने आदमी थे? 9। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो। अब यहाँ वो अपने हेडमास्टर का उदाहरण देते हुए बताते हैं, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं
ऑक्सफोर्ड के हैं, यहाँ के नहीं, वो ऑक्सफोर्ड के एमए करे हुए हैं, 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। मतलब हेडमास्टर के घर में उनके जो खर्चा चलाते थे वो उनकी बूढ़ी माँ करती थी। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, मतलब खुद घर का खर्चा चलाते थे, पर कहीं न कहीं वो नहीं पूरा कर पाए, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। वो हेडमास्टर के घर की बात बताते हैं कि जो हेडमास्टर है वो अपने घर का खर्चा नहीं कर पाते, इससे उनके घर का खर्चा कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। जैसे घर में लक्ष्मी आई है तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। मतलब छोटे भाई को बताते हैं कि तुम अगर कक्षा में मेरे एक कक्षा ही पीछे रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो अभिमान आ गया वो हटा दो, और आप स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेरा न चलने पाओगे। तुम ये सोचते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पास हो गया हूँ और भाई साहब से एक कक्षा पीछे हूँ, तो तुम अपने आप को इस तरह से आजाद मत समझना, क्योंकि मेरे रहते हुए मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं चलने दूंगा। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। बड़े भाई साहब कहते हो कि अगर तुम बातों से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर भी समझा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी, मतलब तुम्हें मेरी बातें बहुत गलत लग रही होगी, जहर की तरह लग रही होगी, और मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। अब लेखक क्या सोचता है? मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। भाई साहब की इस तरह सारी बातें सुनकर नतमस्तक मतलब उनके सामने झुक गया, लेखक झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, मतलब छोटे होने का ज्ञान हुआ। छोटे भाई को ये एहसास हो गया कि मैं वाकई छोटा हूं, मुझे जीवन की समझ नहीं है, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मतलब भाई साहब, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि जीवन का अनुभव उनको ज्यादा था। मैंने सहज आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं मतलब कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। मतलब आप जो मुझे कहते हैं, आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। ऐसा बोल के वो नतमस्तक होते हैं भाई साहब के सामने। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता, मतलब मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी चीज ललचाता है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी खेलूं। यहाँ भाई साहब क्या बताते हैं? उनके बालपने की, मतलब उनके मन की इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, लेकिन करूं क्या? खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? मतलब भाई साहब अपने बचपन को मिटाकर भाई को सही रास्ता चलाने के लिए वो कभी भी अपनी खेल का प्रदर्शन नहीं करते या मन की इच्छा को दबा लेते। यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पे है। मतलब भाई साहब के सिर पे क्या कर्तव्य है कि अगर मैं सही रास्ते का चुनाव करूंगा तो मुझे देखकर मेरा भाई भी सही रास्ते का चुनाव करेंगे। संयोग से देखो क्या होता है, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। मतलब एक कटी हुई पतंग दोनों भाई के जहाँ खड़े थे वहां से गुजरती हैं ऊपर से। उनकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा रहा, मतलब लड़कों की टोली पीछे दौड़कर आ रही थी उस पतंग को लेने। भाई साहब लंबे थे, लंबे होने के कारण उन्होंने फायदा उठाया और उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेहताशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मतलब पतंग की डोर पकड़ ली और कहाँ दौड़ ली? हॉस्टल की तरफ। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और भाई साहब के पीछे पीछे कौन दौड़ रहा था? छोटा भाई। इस तरह बड़े भाई अपने कर्तव्य को निभाते हुए छोटे भाई को सही राह पर चलाते हैं और छोटे भाई हर वर्ष प्रथम श्रेणी में पास होने के बावजूद भी भाई साहब का मतलब दिल से सम्मान करते हैं। ये लेखक अपनी आप बीती बताते हैं। आप इस चैप्टर को बार बार रीड करें क्योंकि जितने भी अब आपके चैप्टर बचे हैं सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। और पीडीएफ के थ्रू जो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ, ग खंड जो मैं भेजूंगी वो आप लिख लेना। आई होप आपने लिखित का क ख लिख लिया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।